हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। एक बड़ा क्वेश्चन है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जनरली पूछते हैं कि सर हमें क्या ऑप्ट करना चाहिए, पीओ ऑप्ट करना चाहिए या क्लर्क ऑप्ट करना चाहिए, मतलब हम क्या बने, पीओ या क्लर्क, या हम ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि हमें क्या बनना है, पीओ बनना है या क्लर्क बनना है। हालांकि एग्जाम तो हम बैंकिंग के सारे ही देंगे, एसबीआई पीओ, एसबीआई क्लर्क, आईबीपीएस पीओ, आईबीपीएस क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, एग्जाम सारे ही देने हैं। लेकिन हम ये नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि हम अंदर से क्या बनना चाहते हैं। तो ये जो डिलेमा है, इस डिलेमा को हम क्लैरिफाई कर देते हैं। हालांकि आंसर जो है वो आपके अंदर ही है। आप की क्या फंक्शनैलिटी है, आपका थॉट प्रोसेस क्या है, आप खुद को आने वाले कुछ सालों में कहाँ देखना चाहते हैं, या आपका चीज़ों को देखकर टेम्परामेंट क्या है, तो वो सारी चीज़ें आपके अंदर है। मैं सिर्फ आपको यहाँ पर पीओ और क्लैरिकल के अंदर, एक लाइफस्टाइल के अंदर, करियर के अंदर या वर्क प्लेस पर क्या डिफरेंसेस है या क्या सिमिलैरिटीज हैं, वो एक बार आपके साथ शेयर कर रहा हूं, जिससे आपको ये क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप लाइफ के अंदर किस तरीके से आगे बढ़ेंगे तो आपको बेनिफिट होने वाला है। ठीक है। और सबका देखो टेम्परामेंट बिल्कुल अलग अलग होता है। कोई अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता है, कोई अपनी लाइफ में कुछ अलग चीज अचीव करना चाहता है। तो वो जो टेम्परामेंट है, वो जो मेंटल स्टेट है, वो आपको क्या करवाना चाहता है, तो उसकी क्लैरिटी आज आपको यहां पर मिल जाएगी, इस वीडियो में मिल जाएगी। एंड तक रहिएगा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं है, छोटा सा ही वीडियो है, लेकिन इंटरेस्टिंग डेफिनेटली रहने वाला है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। बैंक पीओ वर्सेस बैंक क्लर्क, आपको पीओ की तरफ जाना चाहिए या आपको क्लरिकल की तरफ जाना चाहिए? बैंक पीओ और बैंक क्लर्क, दो ऑप्शन है हमारे पास में। सबसे पहले देखें, अगर मैं पीओ की बात करूं तो पीओ जो है वो एक हाईली इम्पैक्टफुल डिसीजन बनाने वाला, डिसीजन लेने वाला जॉब है। अगर आप बैंक पीओ में बैंक के अंदर पीओ बनते हैं, प्रोविजनरी ऑफिसर, स्केल 1 ऑफिसर के तौर पर रिक्रूट हो जाते हैं, तो देखो सबसे पहले तो आप डिसीजन मेकर होंगे उस ब्रांच के अंदर। अगर छोटी ब्रांच है तो आप डिसीजन मेकर होंगे। सेकेंड, स्ट्रेटेजिक लीडरशिप रोल, लीडरशिप रोल होगा, मतलब आप किसी के अंडर में काम नहीं कर रहे होंगे। अगेन डिपेंड करता है कि आप कौन सी स्केल की ब्रांच में हैं। अगर आपकी जिस ब्रांच में पोस्टिंग हुई है वो स्केल 3 या स्केल 4 की ब्रांच है, तो डेफिनेटली आप स्केल 1 के अंदर है तो आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। लेकिन आप किसी स्केल 1 की ही ब्रांच में है तो आप जो है वो सीनियर मोस्ट अथॉरिटी होंगे, और वहां पर आपको स्ट्रैटेजिकल लीडरशिप रोल के अंदर बिहेव करना पड़ेगा। फास्ट ट्रैक प्रमोशन, अगर आप पीओ हैं तो आपके प्रमोशन जो है वो स्पीड अप होंगे और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज आपके सामने आ जाएगी। तो अगर आप करियर ओरिएंटेड हैं कि आपको प्रमोशन चाहिए, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज चाहिए, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है और आप उन चीज़ों को उस तरीके से देखते हैं, तब आपको पीओ के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आप एक पीसफुल लाइफ चाहते हैं, पीसफुल लाइफ का मतलब ये हो गया कि अगर आप स्टेडी लाइफ चाहते हैं, स्टेडी बेनिफिट्स के साथ लाइफ चाहते हैं, अगर आपको वर्क लाइफ बैलेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि चलो ठीक है हमें बहुत ज़्यादा ऊपर हायर पोस्ट पे नहीं जाना और हमें वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, अगर आप एक फिक्स रूटीन के अंदर अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहते हैं, तब आपके लिए जो है वो क्लैरिकल का जो पाथ है वो ज़्यादा सूट करेगा आपको। ठीक, चलिए तो यहां से हम हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। डिफाइनिंग दी रोल्स, अब रोल्स क्या क्या रहेंगे आपके। अगर मैं प्रोविजनरी ऑफिसर की बात करूं या स्केल 1 ऑफिसर की बात करूं, तो स्केल 1 ऑफिसर, ये देखिए लिखा है स्केल 1 ऑफिसर, तो ये तो आपको टैग मिलेगा, आप स्केल 1 ऑफिसर रहेंगे। जॉब का नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ जॉब क्या रहेगा हमारे पास में? मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। क्या करना है हमें, जिस भी ब्रांच के अंदर हम जाएंगे हमें मैनेजमेंट करना है और हमें वहां का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसे संभालना है। उसके अलावा अथॉरिटी लेवल क्या होगा आपका? प्राइमरी अथॉरिटी होगी आपकी टू मेक डिसीजन, आपको डिसीजन लेने पड़ेंगे। जो आपका जूनियर स्टाफ है, जैसे क्लरिकल जो स्टाफ है या जो आपके पियोन्स वगैरह हैं, तो वो आपकी तरफ देखेंगे। यू विल बी अल्टीमेट डिसीजन मेकर अगर हम स्केल 1 वाली ब्रांच में है तो। उसके बाद में ग्रोथ पेस क्या है? फास्ट ट्रैक, डेफिनेटली यस। प्रमोशन जो है स्केल 1 के बाद में स्केल 2, स्केल 3, स्केल 4, जल्दी आपको चांसेस मिलते हैं स्केल अप करने के।
कंपेयर करें अगर हम क्लरिकल से, तो कैडर होगा आपका क्लरिकल का, रोल क्या रहेगा आपका, रोल रहेगा ऑपरेशन का और कस्टमर सर्विस का। यहां पर जिस तरीके से मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, यहां पर मैनेजमेंट नहीं है। जैसा मैनेजमेंट ने आपसे करने के लिए बोल दिया, बस आपको उसे अप्लाई इम्प्लाई करना है, ठीक है, वो स्मूथ रनिंग के अंदर आ जाए, इसका ध्यान आपको रखना है। तो ऑपरेशनल काम होगा आपका और कस्टमर सर्विस का काम होगा। जैसे यहां पर आप डिसीजन, पीओ के अंदर डिसीजन मेकर होंगे, उसी तरीके से यहां पर आपको कोई डिसीजन नहीं लेने, आप इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते। आपको जितना काम बोला गया है बस आपको उतना काम करना है, उससे ज्यादा दिमाग लगाने का काम नहीं है। जैसे यहां पर प्रमोशन जो है वो स्केल अप होते हैं, जल्दी प्रमोशंस के चांसेस मिल जाते हैं, क्लरिकल के अंदर ऐसा नहीं होता। आप यहां पर शांति से काम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा प्रमोशन जो है रिग्रेसली जल्दी जल्दी आपको नहीं मिलते। तो यहां पर ग्रोथ है, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, यहां पर ठहराव है। पीओ के अंदर ग्रोथ ज्यादा है, क्लरिकल के अंदर ठहराव है। तो अगेन सेकंड पॉइंट, आपको क्या चाहिए, आपको जैसे लास्ट वाली पिछली वाली स्लाइड के अंदर मैंने बोला था कि अगर आपको करियर ग्रोथ चाहिए एकदम रॉकेट, और आपको लीडरशिप करनी अच्छी लगती है, आपको डिसीजन लेने अच्छे लगते हैं। देखो, जब हम डिसीजन लेते हैं तो कई बार सही हो सकते हैं, कई बार गलत हो सकते हैं, लेकिन अगर आपको ऐसा करना है तो फिर आपके लिए पीओ। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं, मुझे कोई डिसीजन वगैरह नहीं लेने हैं, मैं शांति से जो बोला जाएगा उतना काम कर लूंगा, तो फिर आपके लिए है क्लर्क, ठीक। और यहां पर बिल्कुल वही चीज है। नेक्स्ट, एज और एजुकेशन क्या है। देखिए, अगर मैं आपसे बात करूं पीओ की, अगर मैं आपसे बात करूं प्रोबेशनरी ऑफिसर की, तो प्रोबेशनरी ऑफिसर पीओ के लिए जो एज लिमिट है वो 20 से 30 साल है, लेकिन ये अलग अलग एग्जाम्स के लिए चेंज भी होती रहती है। जैसे अगर मैं आरआरबी पीओ की बात करूं तो ये 20 से 30 नहीं, ये 18 साल से शुरू हो जाता है। आईबीपीएस पीओ की बात करूं तो उसके लिए मिनिमम 20 साल है, और एसबीआई क्लर्क की बात करूं तो उसके लिए मिनिमम जो है वो 21 साल की एज है। जबकि अगर मैं क्लरिकल की बात करूं तो क्लरिकल में स्टार्टिंग तो 20 ही है, लेकिन जो मैक्सिमम एज आप जा सकते हैं वो 28 साल है। तो यहां पर आपके पास में 30 साल मिलते हैं और यहां पर आपके पास में 28 साल मिलते हैं। तो एक तो सबसे बड़ा एज डिफरेंस ये हो गया। अच्छा, इसके बाद मैं अभी वो बात नहीं कर रहा जो स्पेशल कैटेगरीज हैं, जैसे एससी है, एसटी है, ओबीसी है या ईडब्ल्यूएस है, इन सब की अगर मैं बात करूं, या और दूसरी कैटेगरीज भी हैं, तो वो तो जब नोटिफिकेशंस आते हैं और अलग अलग बैंक के हिसाब से नॉर्म डिसाइड कर लिए जाते हैं, उसकी बात नहीं कर रहा। एक स्टैंडर्ड एज की मैं बात कर रहा हूं। 20 से 30 साल की एज आपके पास में पीओ की रहती है, डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट एग्जाम ऑल्सो। और क्लरिकल की जो एज है, क्लरिकल की जो एज है वो 20 से 28 साल पे रहती है। अब ग्रेजुएशन चाहिए होती है, चाहे आप क्लर्क के लिए तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप पीओ के लिए तैयारी कर रहे हैं। नो मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर्ड नहीं है, और एज रिलैक्सेशन जो नॉर्म्स के हिसाब से है वो आपको मिलता है। तो इंपॉर्टेंट चीज क्या है, 20 से 30 साल और वहां पर 20 से 28 साल। नेक्स्ट, सिलेक्शन की जर्नी क्या रहेगी। देखें, अगर मैं पीओ की बात करूं तो पीओ के अंदर पहले प्री का एग्जाम होगा, क्लरिकल के अंदर भी पहले प्री का एग्जाम होगा, उसके बाद में मेंस का एग्जाम, दोनों ही जगह होगा। उसके बाद में, अब ये बात हम ध्यान रखेंगे, अगर हम क्लरिकल का एग्जाम दे रहे हैं तो क्लरिकल का जो एग्जाम है वो स्टेट वाइज एग्जाम होता है। आपने राजस्थान से भरा है, आपने गुजरात से भरा है, आपने कर्नाटक से भरा है, आपने कहां से फॉर्म फिल किया है, ये प्रिविलेज है हमारे पास में कि अगर हम राजस्थान के मूल निवासी हैं, डोमिसाइल हैं, लेकिन हम गुजरात से या कर्नाटक से या महाराष्ट्र से कहीं से भी हम फॉर्म भर सकते हैं। इसकी परमिशन हमें आईबीपीएस या जो रिस्पेक्टिव बैंक है वो देता है। लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम हमारा स्टेट छोड़कर किसी और स्टेट से फॉर्म भर रहे हैं तो हमें लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट देना पड़ेगा। पीओ जो है वो ऑल ओवर इंडिया लेवल का एग्जाम होता है, तो यहां पर एलपीटी का कोई सेंस नहीं बनता। तो पीओ की अगर मैं बात करूं तो यहां पर प्री है, मेंस है, उसके बाद में इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में सेलेक्ट होने के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन माना जाएगा। जबकि क्लरिकल के अंदर प्री और मेंस है, इंटरव्यू नहीं होता। तो अगर मान लीजिए आप महाराष्ट्र के डोमिसाइल हैं और आपने महाराष्ट्र से ही फॉर्म भरा है, तो आपको एलपीटी देना जरूरी मतलब तब आपका एलपीटी नहीं होगा। लेकिन अगर आप राजस्थान के हैं और आपने गुजरात से फॉर्म भरा है,
तब आपका एलपीटी देना बनता है, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट वहां पर होगा। अगर आप यहां पर फेल हो जाते हैं तो फर्क नहीं पड़ता, आपने प्री और मेंस पास किया है, आपका फाइनल सिलेक्शन नहीं होगा। और अगर आप राजस्थान के हैं और आपने राजस्थान से ही फॉर्म फिल किया है तो फिर एलपीटी होगा नहीं, प्री और मेंस पास करने के बाद में आपका फाइनल सिलेक्शन आ जाएगा। क्लियर एवरीवन प्लीज। चलो अगला देखते हैं एग्जाम की डिफिकल्टी। अब यहां पर ना इसको बहुत ज्यादा डिफरेंशिएट करने की जरूरत है नहीं। देखो आपके पास में इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और जीके, कंप्यूटर। जीके का मतलब करंट अफेयर्स और कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स अब रीजनिंग के साथ मिलाकर पूछ लिया जाता है, तब भी हमारे पास में 4 चीजें तो है ही, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स और करंट अफेयर्स। अब आप चाहे क्लरिकल की बात करो चाहे आप पीओ की बात करो, सिलेबस बिल्कुल सेम है, एग्जाम लेने का जो तरीका है वो बिल्कुल सेम है जैसे प्री और मेंस होता है। कुछ एग्जाम के अंदर अभी हमारे पास में चीजें चेंज हो गई हैं, लेकिन मोटा मोटी अगर मैं बात करूं तो सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स ये है हमारा प्री के अंदर और करंट अफेयर्स आ जाता है हमारा मेंस के अंदर। फर्क सिर्फ इतना सा रहेगा हमारे पास में कि पीओ का जो पेपर है वो थोड़ा सा लेंदी होता है, थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। क्लरिकल का जो पेपर है वो कंपैरेटिवली थोड़ा सा इजी नहीं बोलूंगा लेकिन मॉडरेट होता है। तो अगर लेवल ऑफ क्वेश्चंस पीओ के अंदर देखेंगे तो हाई रहेंगे और अगर लेवल ऑफ क्वेश्चंस हम क्लरिकल के अंदर देखेंगे तो कंपैरेटिवली मॉडरेट रहेंगे। इजी जैसा तो कुछ भी नहीं होता। ठीक, चलिए नेक्स्ट, अ डे इन द लाइफ ऑफ अ बैंक पीओ। अगर आप पीओ हैं तो आपका पूरा दिन क्या क्या करने में जाएगा? तो सबसे पहले तो है आपके पास में क्रेडिट एनालिसिस एंड लोन। जो प्रोबेशनरी ऑफिसर होता है उसके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है लोन्स की, एडवांसेस की, ठीक है, एनपीए रिकवर करने की। एनपीए का मतलब मुझे उम्मीद है आप लोग जानते होंगे। तो यहां पर वो रिकवर करने का, लोन्स का काम होता है किसका? प्रोबेशनरी ऑफिसर का। उसके बाद में डे टू डे ब्रांच ऑपरेशन, ओवरऑल सुपरविजन, किस तरीके से काम चल रहा है, सारा स्मूथ रनिंग हो रही है कि नहीं हो रही है, वो काम भी पीओ का होता है। उसके बाद में है स्टाफ मैनेजमेंट। स्टाफ मैनेजमेंट का मतलब स्टाफ कौन छुट्टी पर है, कौन छुट्टी पर नहीं है, कौन अपनी सीट पर बैठा है, किसने ज्यादा लंच टाइम, ब्रेक टाइम ज्यादा ले लिया है, अपनी सीट पर अवेलेबिलिटी उस व्यक्ति की है कि नहीं है, कस्टमर के साथ में कैसा इंटरेक्शन है, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोबेशनरी ऑफिसर की होती है। अगेन मैं आपको ये बोल दूं, अलग अलग ब्रांच, स्केल ऑफ ब्रांच होती है, मतलब स्केल 1 वाली ब्रांच है या स्केल 2 की है या स्केल 3 की है। अगर स्केल 1 की ब्रांच है तो प्रोबेशनरी ऑफिसर उस ब्रांच का कर्ता धर्ता होता है। अगर स्केल 2 है तो फिर मैनेजर अपने कैबिन में रहेगा और बाहर का माहौल जो है वो पीओ को संभालना होता है या दोनों मिलकर संभालते हैं। स्केल 3 और स्केल 4 ब्रांचेस के अंदर प्रोबेशनरी ऑफिसर का जो रोल है वो अलग अलग मतलब डिफरेंशिएट हो जाता है। अभी मैं स्केल 1 या पर्टिकुलर स्केल 2 की बात कर रहा हूं। उसके बाद में टारगेट अचीवमेंट, जैसे जो सीनियर मैनेजमेंट लेवल के लोग हैं वो आपको टारगेट देते हैं। आपकी ब्रांच का एक टारगेट होता है कि आपको इस महीने कम से कम इतने करोड़ का लोन तो देना ही है। अगर कुछ बैड लोन हो रहे हैं तो वो रिकवरी भी करनी है, या अगर कुछ इंटरनल प्रॉब्लम चल रही है बैंक के अंदर तो वो भी आपको सॉर्ट आउट करना होता है। तो आपका जो काम है वो टारगेट ओरिएंटेड काम हो जाता है। पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन, अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कोई पॉलिसी बना के दी है या आपकी बैंक ने ही कोई पॉलिसी बनाई है तो उस पॉलिसी को स्मूथली इंप्लीमेंट किया जाए, ये भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का पार्ट रहता है। ग्रीवेंस रिजोल्यूशन, बिल्कुल सही बात है। यहां पर अगर किसी कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हुई तो वो आपसे आके कंप्लेन करेगा और उस कंप्लेन का सॉल्यूशन आपको निकालना है। तो ये सारा जो है आपका जॉब प्रोफाइल रहता है, पूरे दिन आपको ये सारा काम करना रहता है। तो ये सारे काम जो हमने पहले फर्स्ट या सेकंड स्लाइड में किया था, मैनेजमेंट का काम है और एडमिनिस्ट्रेटिव काम है, जिसका ये बाइफर्केशन है। अगर मैं क्लरिकल की बात करूं तो क्लरिकल की लाइफ के अंदर थोड़ी शांति होती है। शांति मतलब सबसे पहला काम तो है कैश हैंडलिंग का। अगर आप कैश काउंटर पे बैठे हैं तो आपको कैश, आप गए होंगे बैंक के अंदर, आपने देखा होगा एक काउंटर होता है जिसमें कैश का आदान प्रदान किया जाता है, डिपॉजिट लिया जाता है और
पेमेंट किया जाता है ना। तो ये काम किसका रहता है? क्लरिकल का रहता है। तो उसका काम बस यही है कि पैसा ले और पैसा दे, गिन के ढंग से पैसा रिसीव करना है और गिन के ढंग से पैसा देना है। उसके बाद में है हमारे पास में ऑन बोर्डिंग ऑफ न्यू कस्टमर, नए कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना, नए कस्टमर से बातचीत करना, अकाउंट ओपनिंग करवाना, और अगर आपकी कुछ दूसरी पॉलिसीज हैं या दूसरे प्रोडक्ट्स हैं, क्रॉस सेलिंग जिसे बोला जाता है, ये करना भी हमारे पास में क्लरिकल के काम में आता है। और डेटा एंट्री तो डेफिनेटली बेसिक वर्कआउट है ही। उसके बाद में अकाउंट ओपनिंग लेकर लोन की फाइल तैयार करवाने तक ये सारा काम भी क्लरिकल स्टाफ के पास में रहता है। कस्टमर असिस्टेंस, कस्टमर असिस्टेंस मतलब अगर कोई कस्टमर आया है तो उसका अकाउंट ओपन करवाना है या पासबुक में एंट्री करनी है, या अगर उसको छोटी मोटी कोई तकलीफें हो रही है, तो ये सारा काम जो है ये आपको क्लरिकल वाली पोस्ट पे करना रहता है। अब इन सारों के अंदर कोई डिसीजन मेकिंग का काम नहीं है, एक सिस्टम बना हुआ है, वो सिस्टम स्मूथली कैसे फॉलो हो, आप उसकी एक चेन है। तो जो काम बोला गया है बस वो काम आपको शांति से करना है। तो क्योंकि यहाँ पर किसी तरह की अथॉरिटी आपके पास में नहीं है, क्योंकि आपको किसी तरह का डिसीजन नहीं लेना है, तो वर्क प्रेशर जो है वो कम हो जाता है। जबकि जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है उसको सारी चीज़ें मैनेज करनी है, उसको डिसीजन भी लेना है, और जहाँ डिसीजन लेने का काम आ जाता है वहाँ ऑटोमेटिकली थोड़ा सा प्रेशर तो बिल्ड हो ही जाता है। नेक्स्ट, अब पैकेज की बात करते हैं, पैसा कितना मिलने वाला है। तो अगर मैं पीओ की बात करूं तो उसका जो एनुअल पैकेज है वो 8 से 10 लाख रुपए का रहता है, जबकि जो क्लरिकल है, क्लरिकल का जो पैकेज है वो 4.5 से 6 लाख के आसपास का पैकेज क्लरिकल स्टाफ का रहता है। तो अगर मैं हायर एंड मान लूं तो यहां पर मिलने वाले हैं 10 लाख और यहां पर मिलने वाले हैं आपको 6 लाख, तो ये 4 लाख का डिफरेंस है। अब यहां पर कई बार स्टूडेंट सोचता है कि 4 लाख के लिए इतना टेंशन, इतना लोड क्यों लेना, आराम से आएंगे आराम से जाएंगे। जैसे जो क्लरिकल है तो 10 बजे बैंक खुलता है तो वो 10:30 बजे आराम से, 9:30 बजे आराम से आए, अपना काउंटर जो है वो काउंटर संभाले। 10 बजे से जो है वो कस्टमर आना स्टार्ट हो जाते हैं, 4 बजे जो वर्किंग आवर्स हैं ख़त्म हो जाते हैं, इंटरनल बैंक का काम करके आप 5 बजे निकल सकते हैं। ये क्लरिकल की लाइफ है। प्रोबेशनरी ऑफिसर या पीओ या स्केल 1 या स्केल 2 ऑफिसर्स की अगर मैं बात करूं, बैंक के स्टार्ट होने का टाइम चाहे 9 बजे का हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने आप आपके ऊपर आ जाती है कि आप 9 बजे, 9:15 बजे आप बैंक पहुंच जाते हैं। और चाहे लीगल टाइम जो है, या लीगल टाइम मतलब ऑफिशियल टाइम जो है वो 5 बजे का हो, लेकिन आपको अपना काम उस तरीके से समझ में आ जाता है कि शायद 5 से 6 भी बज जाए, 7 भी बज जाए, 8 भी बज जाए, वो पता नहीं चलता। तो यहाँ पर जो पर्क्स हैं वो आप देखें, मंथली जो ग्रॉस है या मंथली जो इन हैंड है, देखो ग्रॉस सैलरी हमने शायद इससे पहले एक वीडियो में डिस्कस किया था। ग्रॉस सैलरी का मतलब बिना कटने के बाद में इस पे एनपीएस कटता है, टैक्स कटता है, और जो नेट सैलरी है वो आपके हाथ में आती है। तो कुछ हज़ार रुपये आप कम कर लें, 6-7 हज़ार रुपये कम कर लें, तो करीब 70-75 हज़ार के आसपास आपके अकाउंट के अंदर आता है। और यहाँ पर अगर मैं क्लरिकल की बात करूँ तो ग्रॉस अगर मैं 42 मान लेता हूँ तो कुछ पैसा कटा कर 40 हज़ार के आसपास आपके अकाउंट के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो ये सैलरी डिफरेंस है क्लरिकल के अंदर और पीओ के अंदर। देखो यहाँ पर ये जो शेयर्ड पर्क्स हैं, जैसे डियरेंस अलाउंस है या हाउस रेंट है या मेडिकल, ट्रैवल है, न्यूज़पेपर है, ये जितने सारे भी अलाउंसेज हैं, ये दिखती सी बात है कि पीओ को डेफिनेटली ज़्यादा मिलते हैं और क्लरिकल को कंपैरेटिवली कम दिए जाते हैं। नेक्स्ट, अगर हम प्रमोशंस की बात करें, प्रमोशन की ट्रेजेक्टरी की बात करें, तो अगर आप पीओ बनते हैं तो पीओ के बाद देखो आपका रास्ता है असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर। ये आपके पास में एक पाथवे होता है। यहाँ पर तो आप डायरेक्ट पहुंचे हैं और उसके हर करीब 3-3 साल बाद में आपको प्रमोशन मिल जाते हैं। आप एग्जाम देकर यहाँ पर भी पहुंच सकते हैं और उसके बाद में फिर आपका परफॉर्मेंस जो है वो डिपेंड करता है। इंटरनल एग्जाम होते हैं, बहुत जल्दी होते हैं, तो यहाँ पीओ बनने के बाद में बहुत पॉसिबल चांस है कि आप इस जगह तक भी पहुँच पाओ। डिपेंड करता है कि आपने किस एज में सिलेक्शन लिया है। अगर मान लीजिए आप अभी 22 साल के, 21-22 साल के हैं और आप पीओ बन गए, तो बहुत पॉसिबल है कि आप यहाँ पर पहुँच जाओ। अगेन डिपेंड करता है कि अगर आपने 28 साल की उम्र में या 30 साल की उम्र में पीओ बने हैं आप,
तो यहाँ तक पहुँचना शायद थोड़ा मुश्किल हो जाए, तो जितना जल्दी सिलेक्शन लेंगे आप उतना ही जल्दी आप यहाँ पर पहुँचेंगे। जबकि अगर मैं क्लरिकल की बात करूँ तो उतना आसान और उतना जल्दी एग्जाम्स, इंटरनल एग्जाम्स भी डेफिनेटली होते हैं, लेकिन वो 5 साल या हर बैंक की जो भी पॉलिसी है उसके हिसाब से एग्जाम होते हैं। तो आप अगर क्लरिकल बन रहे हैं, मान लीजिए 28 साल की उम्र में क्लर्क बन रहे हैं आप, तो आप बहुत ज़्यादा बन जाएंगे तो मैनेजर बन जाएंगे, या फिर आप सीनियर मैनेजर की पोस्ट पे चले जाएंगे। अगेन डिपेंड करता है कि आप किस एज में आपने ये पोस्टिंग ली है और आप कितना एंथुसियास्टिक है आप प्रमोशन लेके ऊपर हायर पोजीशन पे जाने के लिए। तो अगेन एक तो आप कितना आपके अंदर कितनी वो आग है टू रीच ऑन टॉप, दूसरा आप जिस भी बैंक के अंदर है उनकी क्या पॉलिसी है। तो दोनों पे डिपेंड करता है। यहां से यहां तक पहुंचना आसान है, यहां से यहां तक पहुंचना कंपैरेटिवली थोड़ा मुश्किल है। अब यहां पर अगर हम बात करें वर्क प्रेशर क्या है, तो देखो वर्क प्रेशर पीओ अगर आप बनते हैं तो करीब करीब 10 से 11 घंटे, जैसा कि मैं पहले ही आपको बोल चुका हूं कि 10 बजे शायद बैंक का ऑफिशियल टाइमिंग है, अगर खुलने का तो आपको 9 बजे आना पड़ेगा। वो आपकी जॉब प्रोफाइल ऐसी बन जाती है कि आप अपने आप आते हैं, कोई आपको बुलाता नहीं है। और चाहे ऑफिशियल टाइम जो है वो 5 बजे का हो, लेकिन उससे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको लेट रुकना ही पड़ता है। वो आपका पोस्ट और आपकी पोजीशन आपको अपने आप वो करवाती है, कोई आपको वो भी करने के लिए नहीं बोलता। तो अगर मैं पीओ की बात करूं तो 10 से 11 घंटे का आपका वर्कलोड रहता है। और अगर मैं क्लरिकल की बात करूं तो क्लरिकल का वर्कलोड जो है वो जनरल 7 से 8 घंटे का आपको वर्कलोड रहता है। यहाँ पर देखिए अकाउंटेबिलिटी क्या है, मैक्सिमम अकाउंटेबिलिटी है। और यहाँ पर अकाउंटेबिलिटी क्या है, बहुत कम अकाउंटेबिलिटी। आप अगर कैश काउंटर में बैठे हैं, कैश गिना, अगर बैलेंस हो गया तो ठीक है, आप फ्री हैं, उसके बाद आपके ऊपर कोई लोड नहीं है, ना ही आपको कोई कुछ बोलने वाला है। यहाँ पर अगर मैं आवर्स की बात करूँ तो आवर्स देखो अनप्रिडिक्टेबल है, लेकिन यहाँ पर जो है वो आवर्स हमारे पास में फिक्स है, आने का टाइम भी फिक्स है, जाने का टाइम भी फिक्स है। लेकिन पीओ का ना तो आने का टाइम फिक्स है, ना ही जाने का टाइम फिक्स है। चलिए अब अगर मैं लाइफस्टाइल और ज्योग्राफी की बात करूं तो आप देखो कि जो पीओ है, जो प्रोबेशनरी ऑफिसर है, वो ऑल ओवर इंडिया आपको कहीं पर भी पोस्टिंग मिल सकती है। लेकिन जो क्लरिकल है, उसने जिस स्टेट से फॉर्म भरा है उसे उसी स्टेट के अंदर जॉब मिलेगी, उसी शहर में जॉब मिलेगी, ये जरूरी नहीं है। पीओ जो है उसे ऑल ओवर इंडिया कहीं पर भी जॉब मिल सकती है, और जो क्लरिकल है, क्लरिकल को उसी स्टेट के अंदर जॉब मिलेगी जिस स्टेट से उसने फॉर्म फिल किया है। अब अगर वो प्रमोशन लेकर स्केल 1 ऑफिसर बन जाए और पीओ बन जाए, तब फिर ऑल ओवर इंडिया उसको कहीं पर भी जो है ट्रांसफर किया जा सकता है। लेकिन अगर वो क्लरिकल ग्रेड में ही रहे तब फिर उसका ट्रांसफर उसी स्टेट के अंदर रहता है। अब यहां पर देखें, ट्रांसफर फ्रीक्वेंटली होता रहता है, हर 2 से 3 साल के अंदर या 4 साल में आपका ट्रांसफर हो जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूं क्लरिकल की, तो क्लरिकल के अंदर इतना जल्दी ट्रांसफर नहीं होता। अगर आप क्लर्क बनते हैं और मान लीजिए आपकी पोस्टिंग जो है वो आपके ही शहर के अंदर हो गई, तो और आप प्रमोशन अब नहीं ले रहे, तो हर 3 साल बाद में आपको एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। बहुत कम चांसेस है कि आपका शहर भी बदले। और अगर कुछ साल हो गए आपको, तो शायद हो सकता है, या आप क्लरिकल ग्रेड में भी अगर प्रमोशन लेते हैं तो फिर हो सकता है कि आपका जो है शहर बदल दिया जाए, वो मैक्सिमम होगा। लेकिन अगर आप प्रमोशन ना ही लें तो आप उसी शहर की अलग अलग ब्रांचेस के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। प्लेसमेंट हाई प्रोबेबिलिटी है कि लगते ही, जैसे ही आपका सिलेक्शन होगा, आपको कोई रूरल ब्रांच ही मिले, किसी गांव की ब्रांच में आपको भेज दिया जाए। जबकि क्लरिकल के अंदर इस तरह की चीजें नहीं होती हैं। बिल्कुल रूरल ट्रांसफर होता है, लेकिन चांसेस जो है वो कम है, आपको किसी शहर के अंदर ही ट्रांसफर किया जाता है। अगेन मैं कह रहा हूं, चांसेस होते हैं कि आपको शहर मिले या आपको गांव मिले, लेकिन मिलेगा आप ही के स्टेट के अंदर ही। फिर है हमारे पास में लाइफस्टाइल। अब देखो लाइफस्टाइल डेफिनेटली इम्पैक्ट तो होती ही है। हर 3 साल बाद जब आपका ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा और पैन इंडिया ट्रांसफ़र किया जा सकता है, तो इस तरीके से मूव करने के अंदर फैमिली भी परेशान होती है और हो सकता है आपको भी थोड़ा सा एडजस्ट करने में तकलीफ हो। लेकिन अगर मैं क्लरिकल की बात करूं तो क्लरिकल के अंदर आप जहां पर हैं आप वहीं पर रहते हैं, बहुत लंबे टाइम से आप वहीं पर रहते हैं, तो फैमिली भी एडजस्ट हो जाती है, वहां पर ही रहना है आपको और आपको भी ज़्यादा मूव करना नहीं पड़ता। तो एक स्टेबिलिटी यहाँ पर जगह को लेकर तो डेफिनेटली है।
पीओ के अंदर जगह को लेकर उतनी ज्यादा स्टेबिलिटी नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट, सोशल स्टेटस। अब देखो सोशल स्टेटस के बारे में मैं बहुत ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि यहां पर बस एक इतना ही डिफरेंस है कि पीओ अगर आप हैं तो ये एक ऑफिसर है, तो एक आपको टैग मिलता है ऑफिसर का। लेकिन अगर आप क्लरिकल हैं तो आपको वो ऑफिसर का टैग नहीं मिलेगा। तो अगर वो कंपैरिजन है तो आप हमेशा एक जूनियर पोस्ट के ऊपर हैं, तो फिर वो टैग जो ऑफिसर का है, जो रेपुटेशन है, देखो रेपुटेशन उस पोस्ट की है, रेपुटेशन उन डिसीजंस की है जो आप बोल्डली लेते हैं, तो इसीलिए वहां पर रिस्पेक्ट थोड़ी सी ज्यादा है। क्लरिकल के अंदर एक रेगुलर लाइफस्टाइल है आपकी, तो एक वो जो कॉन्फिडेंस जो अंदर से अपना जो ग्लो बिल्ट होता है वो यहां पर थोड़ा सा कम हो जाता है, बस बहुत ज्यादा डिफरेंस उसके अंदर है नहीं। अब अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन आप करेंगे तो आप देख लें कि एग्जाम की अगर मैं बात करूं तो यहां पर डिफिकल्टी हाई हो जाती है, डिफिकल्टी मॉडरेट रहती है। अगर मैं सैलरी पैकेज की बात करूं तो सैलरी पैकेज में 10 लाख के आसपास आपकी सैलरी चली जाती है, और अगर मैं क्लरिकल की बात करूं तो 6 लाख के आसपास की आपकी सैलरी बनती है। वर्क प्रेशर की बात करूं तो यहां पर डेफिनेटली हाई वर्क प्रेशर रहता है और टारगेट ड्रिवन प्रोफाइल रहती है आपकी। जबकि क्लरिकल की बात करूं तो क्लरिकल में कोई वर्क प्रेशर जो है वो नहीं रहता, बहुत लो रहता है, और आपको एक पर्टिकुलर टास्क दे दिया जाता है, वो टास्क आपको पूरा करना है बस, उसके अलावा और कोई जिम्मेदारी आपके पास में नहीं रहती। वर्किंग आवर्स की अगर मैं बात करूं तो यहां पर फ्लेक्सिबल वर्किंग आवर्स है, और अगर क्लरिकल की बात करूं तो फिक्स्ड वर्किंग आवर्स आपको देखने को मिलते हैं। ट्रांसफर जो है वो हर 2 से 3 साल में ट्रांसफर हो जाती है, जबकि क्लरिकल के अंदर बहुत रैंडम और इतनी जल्दी ट्रांसफर नहीं होती, 3-3, 4, 5-5 साल भी ट्रांसफर नहीं होती। अगर मैं करियर की बात करूं तो यहां पर देखो आप टॉप लेवल CMD तक भी जा सकते हैं, जबकि अगर आप क्लरिकल बने हैं तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट तक, मतलब मैनेजर या सीनियर मैनेजर तक आप पहुंच पाएंगे। अगर आप बहुत ज्यादा वो है एंथुसियास्टिक हैं और आप प्रमोशंस जल्दी जल्दी लें एग्जाम देकर, बिल्कुल एग्जाम देकर ही होगा, डायरेक्ट प्रमोशंस नहीं होते, एग्जाम देकर आप प्रमोशन लें तो हो सकता है आप इससे थोड़ा सा ऊपर चले जाए, लेकिन यहां तक पहुंचना पॉसिबल नहीं हो पाता। डिसीजन अथॉरिटी, यहां पर डेफिनेटली आप डिसीजन मेकर हैं, लेकिन क्लरिकल के अंदर आप डिसीजन मेकर नहीं है। और अगर आप इंटरव्यू की बात करें तो पीओ के पेपर में डेफिनेटली इंटरव्यू होता है, क्लरिकल के पेपर में कोई इंटरव्यू नहीं होता, लेकिन अगर आपने दूसरे स्टेट से फॉर्म भरा है तो फिर आपको एलपीटी का एग्जाम देना पड़ेगा। चलिए अब अगर ओवरऑल डायग्नोस करें इसे, तो यहां पर हाईली एम्बिशियस जॉब है और लीडरशिप ओरिएंटेड जॉब है, जबकि क्लरिकल जो है वहां पर है हमारे पास में मेंटल पीस, एक फिक्स्ड रूटीन। अगर आप ऐसे हैं जिसको एडवेंचर पसंद है तो आप पीओ के लिए फाइट करें। अगर आप ऐसे हैं जिनको मानसिक शांति ज्यादा प्रिय है, मुझे सुकून चाहिए जीवन में, तो फिर आप क्लरिकल के लिए ऑप्ट करें। कंफर्टेबल विद हाई स्ट्रेस, चैलेंजेस एंड स्ट्रिक्ट टारगेट, अगेन अगर आपको एडवेंचर पसंद है, अगर आप खतरों के खिलाड़ी हैं, तो फिर पीओ आपका वो है, आपकी चॉइस पीओ होनी चाहिए। लेकिन अगर आपको घर परिवार पसंद है, आपको आपके संडेज पसंद है, आपको आपके सुबह उठकर शांति से चाय पीना और अखबार पढ़ना पसंद है, तो फिर आप जो है वो क्लरिकल टाइप की मेंटालिटी रखते हैं। विलिंग टू रीलोकेट फ्रीक्वेंटली एंड एक्सप्लोर न्यू सिटीज, अगर आपको घूमना पसंद है, घूमना मतलब अलग अलग शहर एक्सप्लोर करने पसंद है, अगर आपको ऐसा लगता है कि जैसे 2, 4, 5 साल दिल्ली में काम कर लिया, फिर उसके बाद में यूपी में चले गए, उसके बाद आप बिहार चले गए, और इस तरीके से आपको जगह एक्सप्लोर करना पसंद है और आप कंफर्टेबल हैं, तो फिर पीओ। लेकिन अगर आप उस तरीके के हैं कि नहीं, जहां पर मैं हूं मैं वहीं खुश हूं, मुझे और दुनिया नहीं देखनी है, मुझे भारत भ्रमण का कोई शौक नहीं है, तो अगर इस माइंडसेट के आप हैं तो फिर आपके लिए क्लरिकल का जॉब है। देखिए सीकिंग अर्ली, हाँ ठीक है, रिलायबल जॉब है, सिक्योरिटी है, लोअर एंट्री फिक्शन है, ठीक है, आपको कहीं घूमना फिरना नहीं है। फोकस्ड ऑन रीचिंग द एब्सोल्यूट टॉप इन द बैंकिंग हायरार्की, अगर आप ऑप्टिमिस्टिक तो नहीं बोलूंगा, अगर आप ऐसे हैं जो तरक्की और ग्रोथ के साथ तरक्की चाहते हैं, कि मतलब मैं जितना ऊपर जा सकता हूं, जितना सीनियर लेवल पर जा सकता हूं मैं जाऊं,
तो पीओ आपके लिए है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं मुझे स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने वाला काम नहीं करना है, तो फिर आपके लिए क्लरिकल का पोस्ट रहता है। एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी बातें बहुत क्लैरिटी के साथ में समझ में आ गई होंगी बिना किसी डाउट के। लास्ट, इफ यू वॉन्ट टू टेक मैसिव लीप, आराम से पढ़ना सर इसे, और ये स्क्रीनशॉट खींच के रख लेना आप अपने पास में। इफ यू वॉन्ट टू टेक अ मैसिव लीप, एम्ब्रेस द प्रेशर सर एंड बिल्ट हाई ट्रेजेक्ट्री करियर, तो फिर साहब आप वो हैं जिसे पीओ बनना चाहिए। इफ यू वॉन्ट अ बाउंड्रीड रोल, guaranteed peace or peace of mind, time for your family and your goals, या फिर your passion, your hobbies, तो फिर आपके लिए क्लरिकल का काम है। ठीक है, तो अब जिन भी विद्यार्थियों को ये कंफ्यूजन हो या इससे पहले रहा हो कि मैं पीओ बनूं या मैं क्लर्क बनूं, क्या बनूं, मेरे हिसाब से अब आपको चीज़ें बहुत साफ सुथरे तरीके से समझ में आ गई होंगी। ठीक है, चलो फिर तो डिसाइड करो अपने लिए कि आप क्या बनना चाहते हो, या आपकी पर्सनैलिटी किसकी है, पीओ की या क्लर्क की। थैंक यू।